हाय एवरीवन। मैनी ऑफ यू वांटेड टू नो कि एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ना है। बेसिकली एनसीईआरटीज़ के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो इट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर द प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। जब भी हम सिविल्स की तैयारी की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी एडवाइज एस्पिरेंट्स इज़ टू स्टार्ट विद द बेसिक एनसीईआरटीज़। तो एनसीईआरटीज़ क्या करता है, एक तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करता है फॉर योर एंटायर प्रिपरेशन। And at the same time, in the recent years, I'm seeing that काफ़ी सारे questions both in the prelims and in the means, UPSC is asking directly from the NCERTs. So this makes NCERTs extremely important और उसको thoroughly cover करके जाना is always the better thing to do. And one more thing about NCERTs, the beauty of NCERT is that वो बहुत ही lucidly explain किया हुआ है. So anybody, कोई भी पढ़ रहा है without having any background about the UPSC preparation or anything, किसी के लिए भी वो पढ़ना बहुत ही आसान है. It is explained in such a lucid manner. The second important thing about NCERTs is that वो इतना एक अच्छा treasure है knowledge का, which is relevant for the UPSC exam, कि मुझे खुद कई बार ऐसा लगता है कि the last time I read NCERT and this time I read NCERT, it opens up new perspectives. हर अगली बार मैं पढ़ूँ NCERT को तो मुझे लगता है कि दिस हैज़ ओपनड अप न्यू पर्सपेक्टिव, और ये नॉलेज तो मैंने पहले आई डिड नॉट रीड इन दी NCERT से, तो कोई एक नया डायमेंशन निकल के आया, तो ऐसा लगता है NCERTs को पढ़ के. सो फॉर द काइंड ऑफ ट्रेजर ऑफ नॉलेज दैट NCERT इज़, इट डेफिनेटली डिमांड्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस. हमें उसे बहुत ही कायदे से और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए. और अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम NCERTs को कैसे बहुत सिस्टमैटिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से हमें पढ़ना है, राइट? See, when I talk about NCERTs, usually people suggest कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 की NCERTs हमें कवर करनी है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, राइट? तो वो सही बात है, हमें क्लास 6 से क्लास 12 की NCERTs हमें कवर करनी है. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू मस्ट ऑल नो, और ये आपको करना है. नाउ लेट अस ट्राई टू लुक हाउ. आपको ठीक है, ये तो पता चल गया कि क्लास 6 से क्लास 12 पढ़ना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसको पढ़ना कैसे है, राइट? अभी ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज़ क्लास 6 की NCERT है ऑफ सोशल साइंस, एंड इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर. ओके, क्लास 6 हिस्ट्री और सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, फर्स्ट चैप्टर. तो इसमें ये स्टार्टिंग में कह रहा है कि इट बेसिकली फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द हिस्ट्री. दिस एंटायर चैप्टर इज़ टॉकिंग अबाउट कैसे जो है नर्मदा रिवर के आसपास हंटर्स एंड गैदरर्स जो है सेटल हुए. उसके बाद व्हेन दे फाउंड कि हाँ वो क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, देन दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन. और जब वो सेटल होने लगे तो कैसे सिटीज़ बनने लगे, है ना? तो यही सब वो बेसिक हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहा है ये पूरा चैप्टर. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो लिख दिया कि नर्मदा रिवर के आसपास जो है हंटर्स एंड गैदरर्स सेटल हुए. द क्वेश्चन फॉर यू टू आस्क इज, ऐसा क्यों कि रिवर बैंक्स के अराउंड ये लोग गैदर हुए? वाई द हंटर्स एंड गैदरर्स दे स्टार्टेड लिविंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ अ रिवर? Okay, this chapter says that the first cities to develop, be it during the Indus era civilization, Indus Valley civilization, or during 2500 years ago जब गंगा के आसपास cities develop होने लगी, तो ऐसा क्यों कि cities are developing along the rivers? इसका जवाब यहाँ पे नहीं दिया है, but it is something that you have to find out. Okay, so आपको जो तैयारी करनी है, you have to be mindful and careful of every single line that is written in the NCERTs. ओके, इफ़ देर इज़ समथिंग रिटन, यू आस्क योर सेल्फ कि ऐसा क्यों है. फॉर इंस्टेंस आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है कि सुलेमान और किरतार हिल्स में द फर्स्ट जब क्रॉप्स ग्रो होने शुरू हुए तो दे स्टार्टेड टू बी ग्रोन इन द सुलेमान एंड द किरतार हिल्स. सो द क्वेश्चन फॉर यू टू आस्क इज, ऐसा क्यों कि दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स नियर द हिली एरियाज? क्या वैलीज़ में रिवर्स फ्लो करते थे इसलिए? क्या हिल्स के नेचुरल टेरेसेस होते थे विच हेल्प देम इन द फार्मिंग इसलिए? क्या वो नेचुरल डिफेंसेस फॉर्म करते थे इसलिए? क्या हिल्स में फॉरेस्ट थे तो वो काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्स इनको प्रोवाइड करते थे इसलिए? ओके, तो बहुत कई सारे रीजंस हो सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस टुगेदर कुड बी द रीज़न वाई पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स नियर दीज एरियाज. तो ये सब अब आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्यों हुआ. ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज सेइंग कि जो गंगा है वहाँ पे आपको लार्ज किंगडम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स देखने को मिले. वाई? बिकॉज इट वॉज अ रिसोर्स रिच रीजन. ओके, तो मगध का डेवलपमेंट और उसका जो एवोल्यूशन है वो यही हुआ बिकॉज इट वॉज अ रिसोर्स रिच रीजन. ठीक है, तो ऐसे आपको जब भी आप NCERT पढ़ते हो, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ एवरी लाइन दैट यू रीड.
एंड यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि इसको एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे पूछा जा सकता है और आप इसको आंसर्स में कैसे यूज़ करोगे. ओके अब इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल है दैट यू कैन सी, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिस ईयर मेंस. ओके आपके GS1 पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ दिस क्वेश्चन. ओके इट सेज एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया. और अभी जो हम बात कर रहे हैं इट इज़ एग्जैक्टली दैट. ओके सो वी हैव सीन हाउ रिवर्स प्ले अ रोल इन the settlement of people. We have seen how hills etc. play a role in the settlement of the people. Okay, how the availability of resources play a role in the development of kingdoms. Okay, तो अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना, which is like the most basic 6th स्टैंडर्ड की NCERT है, बट यहाँ पे छिपा हुआ है आपके इस सवाल का जवाब. ओके नाउ लुकिंग बैक, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा यू मस्ट नॉट हैव गिवन सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस कि हाँ ठीक है ये बेसिकली प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है हमारा हंटर्स गैदरर्स पहले पाए गए, कहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हुआ, कहाँ पे सिटीज़ डेवलप हुए, कितने साल पहले हुए. सो इट इज़ नॉट जस्ट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आपको उसके बिहाइंड का जो यहाँ पे एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, हाउ जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैव बीन एबल टू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्ट्री. ये आपको जो अंडरलाइंग उसमें एक एनालिसिस है उसको आपको डिस्कवर करना है. ओके इट इज़ समथिंग जो एक क्वेश्चन है जो आपको पोज करना चाहिए. अब आप बताइए, अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कायदे से पढ़े होंगे तो विल यू नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं और ये एकदम बेसिक NCERT पे दिया हुआ है इसका आंसर. ठीक है, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट द NCERTs आर. ठीक, अभी नेक्स्ट हम जाते हैं NCERTs में, लाइक आई टेल यू दैट हर एक लाइन उसमें इम्पॉर्टेंट है. कई बार बच्चे जो है दे रीड अप द एंटायर चैप्टर और उनको लगता है हाँ मोटा मोटा हो गया, बट उसके बाद व्हेन दे सी सम MCQs और दे सी सम क्वेश्चंस दे आर अनेबल टू आंसर इट, क्योंकि उतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और उतना उसको अंडरस्टैंडिंग से नहीं पढ़ा है, खाली पढ़ने के लिए पढ़ लिया है. ओके नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस. अब ये एक MCQ पढ़ो. Consider the following statements about manuscripts. They are always handwritten and they deal with a variety of subjects. And second is many were written in Sanskrit, others in Prakrit and Tamil. अब यही MCQ को a student was shown this MCQ. ठीक है, तो उसने क्या बताया कि ये दोनों statements उसको गलत लगे. क्यों उसको गलत लगे? क्योंकि पहले उसको confusion हुआ कि the manuscripts do they deal with a variety of subjects or do they deal just with mythologies. तो ये कन्फ्यूजन माइंड में आया. ओके बिकॉज उसको लगा कि शायद मैन्यूस्क्रिप्ट जो है सिर्फ माइथोलॉजीज़ के ही बारे में बात करते हैं, बाकी के ऊपर तो नहीं बात करते होंगे. इन द सेकेंड स्टेटमेंट उसको लगा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ संस्कृत में ही लिखा गया हो, मोस्टली संस्कृत. नो, ये तो थोड़ा गलत लग रहा है. आई थिंक इवन पर्शियन, अरबिक, पता नहीं कौन से भाषा में भी तो लिखे गए हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो ऐसा तो नहीं है कि मोस्टली संस्कृत में होगा. बट बात ये है कि द ट्रूथ इज़ ये दोनों स्टेटमेंट सही है. ओके तो अभी ये आपकी NCERT में दिया हुआ है. सी अब NCERT पढ़ भी लोगे, बट व्हेन यू कम अक्रॉस दीज काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है. जैसे इस बच्चे को लगा, उसको लगा कि नहीं वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे तो नहीं डील कर रहे, खाली माइथोलॉजीज़ पे डील कर रहे हैं. या फिर उसको लगा कि नहीं काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं, नॉट जस्ट इन और नॉट इवन मोस्टली इन संस्कृत. ठीक है, तो ये इसलिए बिकॉज आपने लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है. ओके तो ये सारी चीज़ें आंसर आप कर सकते हैं इफ़ यू फॉलो द NCERTs लाइन बाय लाइन. एवरी सिंगल पैराग्राफ इन द NCERT इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो आप इसको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से यू हैव टू सी कि कौन से पैराग्राफ से कैसा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. डू यू फील दैट समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, तो वो आप देखिए कि इसमें से प्रीलिम्स का किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. इफ़ समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस देन यू हैव टू नो कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. जैसे हमने लास्टली अभी डिस्कस किया कि क्यों ऐसा था कि सिर्फ हिली एरियाज़ के अराउंड बेड द सुलेमान एंड किरतार रेंजेस और इंडिया में भी टुवर्ड्स द गैरो हिल्स क्यों एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ. ओके यहाँ पे तो इतना ही दिया है कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ वहाँ पे, बट देन वाई इज़ समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके दैट इज़ द एनालिटिकल पार्ट और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. ओके जैसे अभी हमने देखा कि इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है लिंकिंग ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री. ओके अब हम आगे बढ़ते हैं. सी NCERTs में कई कुछ चीज़ें बॉक्सेस में दिए होते हैं, साइड में एक ऐसी कॉलम बना के दिया होता है और
मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिए होते हैं इधर उधर अपार्ट फ्रॉम द मेन पैराग्राफ्स, ओके। कई सारे बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, बट दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दे आर पोटेंशियल सोर्स फॉर प्रीलिम्स क्वेश्चन और इवन अ मेंस एनालिसिस, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो दे रखा है, दे आर यूजुअली रिटर्न ऑन, दिस इज टॉकिंग अबाउट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। दे आर यूजुअली रिटर्न ऑन हार्ड सर्फेसेस लाइक स्टोन और मेटल. कंदहार इंस्क्रिप्शन रिटर्न इन ग्रीक वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग अशोका. अब पहला स्टेटमेंट ठीक है, मेक सेंस, ठीक है, सबको मोर और लेस पता है, ओके सही है. दूसरा स्टेटमेंट भी मोस्टली लोगों को सही लगता है, बट दिस इज़ अ स्मॉल स्निपेट विच इज़ गिवन इन द साइड, जो साइड में होता है ना पतला सा दिया रहता है, तो उस पोर्शन में ये लिखा गया है. तो उसमें ये है, दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, ग्रीक एंड एरामाइक. अब जिसने ये पतला वाला एक साइड नोट नहीं पढ़ा तो वो तो नहीं मार कर पाएगा इसे, right? So everything in NCERT is important, whether it is a main paragraphs, okay, or whether it is something that is written towards the side in a small box or anything. Every single thing is important in NCERT, be it for prelims or for mains. तो आपको सब कुछ बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है, okay? अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है. सो ये जो चैप्टर है किनशिप मैरिज, या इसका जो भी चैप्टर का नाम है, दिस इज़ इन थीम्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ओके, विच इज़ अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12, ठीक है. सो जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी इसी साल GS 1 के ही पेपर में आया हुआ है. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी? अब इसके लिए आपको वैदिक सोसाइटी और रिलीजन के क्या फीचर्स थे ये आपको पता होने चाहिए, राइट. एंड दिस इंटायर चैप्टर टॉक्स ओनली अबाउट दैट. इट इज सेइंग कि कैसे फैमिलीज हुआ करते थे, शादियाँ कैसे होती थी, पैट्रिलिनी, पेट्रियार्की, मैट्रिलिनी, ओके, प्रॉपर्टीज़ कैसे इनहेरिट होते थे, ऑक्यूपेशंस कैसे होते थे, कैस्ट बेस पे होते थे नहीं होते थे, ओके. तो मैरिजेस का हो गया, गोत्रा से रिलेटेड क्या रूल्स होते थे मैरिजेस के, ओके, वुमेन के क्या राइट्स थे, क्या वो प्रॉपर्टी ओन कर सकते थे, क्या वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते थे, मतलब वॉट एवर, ओके, जो भी फीचर्स आप एक सोसाइटी के बारे में सोचोगे इन द वैदिक टाइम्स, तो दिस एंटायर चैप्टर इज अबाउट दैट, ओके. अगर आपको ये पता है देन यू कैन ईजिली कंपेयर इट विद द फीचर्स दैट आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी, बिकॉज अभी आप हो यहाँ पे, राइट, यू आर सीइंग द इंडियन सोसाइटी, यू ऑलरेडी नो द फीचर्स ऑफ द करंट इंडियन सोसाइटी. But what you need to know is how was the Vedic society, and that's what this entire chapter is on. Okay, तो ऐसे मतलब कोई भी चैप्टर इसमें कम इम्पॉर्टेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू नेवर नो ये कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. इनफैक्ट अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लली सोसाइटी का क्वेश्चन है इन GS पेपर 1, राइट. बट स्टिल अगर आपको इस बात का नॉलेज तो होना चाहिए ना कि वैदिक सोसाइटी कैसी थी. सो दैट इज़ वेयर दिस चैप्टर हेल्प्स. ओके, अभी अब हमने देखा कि इसी साल के मेंस के एग्ज़ाम में दैट हैपन वेरी रिसेंटली इन अक्टूबर, तो कितने सारे क्वेश्चंस हम लोग, अभी मैं तो आपको लिमिटेड चीज़ें दिखा रही हूँ, बट देन देर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस विच कुड हैव बीन ईजिली हैंडल्ड इफ़ यू हैड थॉरली रेड द NCERTs, ठीक है. नाउ दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल फॉर यू टू शो कि आपको पिकअप कैसे करनी है चीज़ें, ओके. तो कई बार जैसे हमने पहले भी देखा एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दिया हुआ है NCERT में, बट क्यों ये नहीं दिया हुआ है, ओके. बट दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड you need to find out क्यों, okay. And the statements in the NCERTs can themselves be made a part of a question. ऐसे पावरफुल स्टेटमेंट्स होते हैं. अब इसको पढ़ो. Temples were not only places of worship, they were the centers of economic, social and cultural life. Discuss. बस एक क्वेश्चन बन गया टेम्पल के ऊपर, ओके. अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वाई दे वर नॉट जस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड हाउ दे वर सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ. बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं है. इट्स समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ओके. आपको ढूंढना है इसका एनालिसिस. बट आप ये बताइए कि ये सेंटेंस क्या ये अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं बन सकता है? इट कैन बिकम, राइट. दिस जस्ट दीज 2 सेंटेंसेस को दे करके डिस्कस बोल दिया, क्वेश्चन हो गया आपका, ओके. सो दिस इज़ अगेन समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट. अब हर सेंटेंस में आप देखो कि इस सेंटेंस में एक पूरा क्वेश्चन बन जा रहा है, ओके. लाइक दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये देखो जब भी पढ़ रहे हो कि कौन सी, हर एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये सोचो कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, बी इट फॉर प्रीलिम्स और फॉर मेंस, ठीक है. अब उस क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन चाहे वहाँ दिया होगा या तो नहीं दिया होगा तो इट्स समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट,
ओके, ये आपको रिलीजियसली करना है तभी ये रिवॉर्ड करेगा। अब ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वेल्थ, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, तो कैसे कुछ प्लेसेस को लेकर के वॉरफेयर हो जाता था बिकॉज दीज प्लेसेस वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइज्ड सिटी ऑफ कनौज था, ओके, फॉर सेंचुरीज ट्राइपाटाइट स्ट्रगल हो रहा था, ठीक है, बस इतना ही बोला है, प्राइज्ड सिटी ऑफ कनौज, तो इसके वजह से ट्राइपाटाइट स्ट्रगल हो रहा था। लेकिन उस यहाँ पे ये नहीं बताया कि वाई कनौज वॉज सच अ सॉर्ट ऑफ द प्लेस, ओके, बट इट इज़ अ पोटेंशियल क्वेश्चन कि कनौज के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रहा था, देयर द पावर्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स फॉर कनौज, ओके। यहाँ पे खाली ये लिखा है इट वॉज अ प्राइज्ड एरिया, बट यू डो नॉट नो वाई इट वॉज प्राइज्ड, सो दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, ओके। अब आपको पता करना है कि वाई इट वॉज अ पोटेंशियल एरिया। Is it because it was, you know, a center for trade and commerce, or is it because it was connecting to the Silk Road, so thereby it was very important for again trade and for the merchants, or is there something else? What, why was this city so much sought after कि इतने सारे powers, 3 powers उसको पाना चाह रहे थे? So this is again something that you have to find out, okay, and this is a potential question। तो आपको हर पैराग्राफ में देखना है कि इसमें क्या पूछा जा सकता है, ओके, वॉट कुड इंटरेस्ट यूपीएससी इन ईच पैराग्राफ इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट, और अगर उसका आंसर नहीं दिया है तो आपको वो फाइंड आउट करना है, ओके। दिस इज अगेन वाई आई एम शोइंग दिस इज, ये शायद 6th या 7th NCERT है ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की NCERT है, ठीक है। तो ये एक चैप्टर के नीचे ऐसा दिया हुआ है, ये बेसिकली नेशनल एंथम है और उसका ट्रांसलेशन है बस। यूपीएससी ने जो ये 2 लाइन है ना नीचे, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है, okay, this happened I think recently, 2021 का ही क्वेश्चन है, where it asked about Jana Gana Mana, it was translated by Rabindranath Tagore from Bengali to English in February 1919 at Mandanapalle in district of Chittor. So this question was asked by UPSC in 2021 prelims, okay, और देखो ये कहाँ से पूछ रहा है, मतलब the last 2 lines. So literally every single line is important. This is I have shown only to reiterate the fact how important every single line is, okay। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी बना रही है। जैसे एक क्वेश्चन था, आई थिंक दिस वाज आल्सो इन 2021, क्वेश्चन वेरी सिंपल, ओके, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन द हरप्पन सिटीज़ हैड अ रिजर्वायर, ओके। 4 ही सिटी का ऑप्शन है, उसमें कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ओके, यू हैव टू चूज जस्ट वन, ओके। हरप्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन, कुछ 4 सिटीज़ का नाम है, आपको बताना है कि कौन से में रिजर्वायर है, ओके। जस्ट रीड दिस लाइन, बिसाइड्स वाटर रिजर्वायर्स फाउंड इन धोलावीरा मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, दैट्स इट, ओके, जस्ट 1 लाइन, इट कैन हेल्प यू स्कोर 2 मार्क्स इन प्रीलिम्स। और हमें पता है कि प्रीलिम्स में हर एक क्वेश्चन का सही होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो क्योंकि अब यही क्वेश्चन आप देखोगे एग्ज़ाम में, तो आपको लगेगा कि पता नहीं कौन सा सिटी था, सब में तो था, ऐसे ही लगेगा ना, देखने में तो ऐसे लगेगा कि हो सकता है, क्योंकि यू हैव हर्ड अबाउट ग्रेट बात इन मोहनजोदारो, तो आपको लगेगा हाँ शायद मोहनजोदारो में होगा, तो फिर आप उसे मार्क करके आओगे, फिर वो गलत होगा ना, तो सिर्फ आपके 2 मार्क गए, बट आपके 0.66 मार्क्स कम भी हो गए, ओके। सो बट दिस आंसर इज देयर इन जस्ट 1 लाइन, ठीक। तो हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन था ऑन स्टेट, और ये दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ अ क्लोजेस्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट स्टेट मीन्स, ओके। तो ये ऐसे बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। सो दिस इज अगेन टू रीट्रेट हाउ इम्पॉर्टेंट एवरी सिंगल पार्ट ऑफ NCERT इज़, ओके। टू सम अप, अभी हमने ये देखा कि 6 to 12 की सारी NCERTs इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड हर एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी चीज़ साइड में दिया हुआ है, बॉक्स में दिया हुआ है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड NCERTs का एक ऑप्टिमम, एकदम मैक्सिमम यूटिलाइज अगर आपको करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट डिगिंग अप थिंग्स। मतलब अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और आपको लगा कि हाँ ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, उसका जवाब भले NCERT में ना हो, बट यू विल डिग इट आउट एंड फाइंड आउट, ओके, तब ही NCERT का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, ओके। सी कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इज़ दिस लाइन इम्पॉर्टेंट, क्या ये लाइन एक MCQ में वन ऑफ द ऑप्शंस की तरफ पूछा जा सकता है, ओके, कैन आई बी कन्फ्यूज्ड इन दिस लाइन, ठीक है। तो हर एक लाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनालिसिस आपकी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये सब हुआ, आप देखिए, यू डोंट हैव टू रिलाई मच ऑन इवन द स्टैंडर्ड बुक्स, ओके, फॉर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड दीज टाइम्स। NCERTs विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको अपना फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग रखना चाहिए।
दिस इज़ ट्रू फॉर 2024 अटेम्प्ट पीपल ऑल्सो, एंड स्पेशली फॉर 2025 बिकॉज अभी तक आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, एंड दिस इज़ वेर यू नीड टू मेक योर फाउंडेशंस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो आप ऐसे स्टार्ट करिए और बहुत अच्छे से हर एक पैराग्राफ, हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दैट इज़ हाउ यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटीज़. ठीक है, होप इट हेल्प्स.